Good morning, students. Myself Rohit Jangda and I am working as PGT Geography in सूरज स्कूल रेवाड़ी। और आज हम बात करते हैं आपके थर्ड चैप्टर क्लास 11th के जिसका नाम है इंटीरियर ऑफ अर्थ। जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता लग रहा है कि इंटीरियर ऑफ अर्थ यानी अर्थ के इंटीरियर की बात करेंगे कि कैसे आप उसका पता लगा सकते हो अर्थ और ऑफ इंटीरियर है क्या, ठीक है, और कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे आप पता लगाते हो। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले क्या क्या हैं। फर्स्ट जो आपका पॉइंट है उसके अंदर हम बात कर रहे हैं सोर्स ऑफ फॉर्मेशन अबाउट द अर्थ इंटीरियर। पहली जो चीज़ है उसके अंदर हम बात करेंगे कि आपकी ये जो लाइन है सबसे ऊपर वाली, ठीक है, जो आपकी कह रही है कि अर्थ इंटीरियर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बारे में है डायरेक्ट सोर्स, ये डायरेक्ट सोर्स, और उसके बाद थर्ड प्लेसेस पे ये है आपका इनडायरेक्ट सोर्स, ठीक है, जिसके अंदर आप ये कर रहे हो कि ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हैं जो आपको डायरेक्ट ये बताएंगे कि आपका अर्थ इंटीरियर में क्या है, और कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जो इनडायरेक्ट हैं, जो इनडायरेक्ट वे में आपको ये बताएंगे कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है, ठीक है। तो उसके बाद है अर्थक्विक। अर्थक्विक क्या होता है, ठीक है, किस तरह से काम करता है, हम उसका कैसे पता लगाते हैं। उसके बाद है अर्थक्विक वेव्स। अर्थक्विक वेव्स क्या होती हैं, कौन कौन सी वेव्स होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, कौन सी वेव्स कहाँ पे चलती हैं, ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद है इसके अंदर टाइप ऑफ अर्थक्विक्स, इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्विक्स, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, द क्रस्ट, द मेंटल, द कोर, volcanoes and volcanic landforms, type of volcanoes, shield volcano। 17th है आपका कंपोजिशन, कंपोजिट वॉल्केनोज, कॉल्डेरा, फ्लड बेसाल्ट प्रोवाइड्स, और 20 है आपका मिड ओशन रिज वॉल्केनोज, 21 है आपका वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स, और उसके बाद है इंट्रसिव फॉर्म्स, प्लूटोनिक रॉक्स, बैथोलिथ्स, लैकोलिथ्स, लेपोलिथ्स और फैकोलिथ्स। ये सारी की सारी आपकी क्या हैं जिसके अंदर हम बात करते थे कि आपकी क्या कहते हैं उसको, लैंडफॉर्म्स क्या है या आपके इंटीरियर क्या है, ठीक है। आप देखो, अगर आप देखोगे तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा कि सोर्स ऑफ लैंडफॉर्म, सॉरी, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर, अर्थ्स इंटीरियर, ठीक है। आपको अर्थ इंटीरियर के बारे में बताने वाले कौन कौन से सोर्स है, तो उस सोर्स के अंदर पहला है आपका डायरेक्ट सोर्स। देखो, दो सोर्स होते हैं, एक डायरेक्ट सोर्स होता है और इनडायरेक्ट सोर्स होता है, ठीक है। मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ बेटा कि डायरेक्ट सोर्स और इनडायरेक्ट सोर्स क्या क्या होते हैं। डायरेक्ट सोर्स वो होता है जो अर्थ के इंटीरियर तक, जब वहाँ पे आप जाके खुद देखते हो कि ये क्या है और कैसा है, कि इंटीरियर के साथ कैसे कैसे हम जैसे जैसे जाते जाएंगे आपकी क्लाइमेटिक कंडीशंस पे कहूँ, या मैं कहूँ कि आपके टेम्परेचर के अंदर क्या फ़र्क आता है। और इसके अलावा अगर आप दूसरी चीज़ देखो तो इनडायरेक्ट सोर्स आपके वो सोर्स होते हैं जिसके अंदर आप इनडायरेक्टली पता लगाने की कोशिश करते हो कि अर्थ के इंटीरियर ऐसा होगा। यहाँ पे आप फिक्स या एकदम स्ट्रांगली नहीं कह सकते कि ऐसा है, बट आपकी जो ऑब्जर्वेशन है उनके बेसिस पे आप ये पता लगाने की कोशिश करते हो कि आपका अर्थ इंटीरियर इस तरह का होगा, ठीक है। इनको कहा जाता है आपका डायरेक्ट सोर्स और इनडायरेक्ट सोर्स। अब जो आपका डायरेक्ट सोर्स है उसके अंदर आपकी माइनिंग है, ड्रिलिंग है, वॉल्केनिक इरप्शन है, ठीक है, ये सारे के सारे आपके डायरेक्ट सोर्स होते हैं। और इनडायरेक्ट सोर्स की अगर मैं बात करूँ तो आपके सिस्मिक वेव्स है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, फॉलिंग मीटियोर्स है। ये सारे के सारे मीटियोर्स जब गिरता है अर्थ के ऊपर तो हम उसकी स्ट्रक्चर देख कर ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि अर्थ का इंटीरियर भी इसी तरह का होगा, बिकॉज ऑल द अर्थ और प्लैनेट और मीटियोर्स ऑल आर द पार्ट ऑफ सन। ये सारे के सारे सोलर सिस्टम जो हमारा है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे का सारा जो है ना आपका सन का पार्ट है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके पास वो सोर्सेज हैं जो आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आपके अर्थ के इंटीरियर के अंदर क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम अर्थक्वेक की, कि अर्थक्वेक क्या होता है। देखो, इट इज़ द शेकिंग ऑफ अर्थ। धरती का हिलना आपका क्या कहलाता है, अर्थक्वेक होता है। अब ये अर्थक्वेक जो है ये नेचुरल इवेंट है। इट इज कॉज्ड ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी विच जनरेट्स वेव्स दैट ट्रेवल्स टू ऑल डायरेक्शन, ठीक है। ये आपका एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपकी जो है ना वेव्स निकलती हैं और वो सभी डायरेक्शन के अंदर मूव करती हुई चलती हैं, ठीक है। अब दूसरी बात है, वाई डज अर्थ शेक्स। अर्थ जो है वो क्यों शेक करती है यानी हिलती क्यों है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। द रिलीज ऑफ एनर्जी ऑकर्स अलॉन्ग द फॉल्ट लाइन,
ठीक है। द रिलीज ऑफ एनर्जी, एनर्जी रिलीज होती है आपकी कहाँ पे, ऑकर्स अलोंग द फॉल्ट लाइन, जो फॉल्ट लाइन है जहाँ पे क्रैक्स होता है वहाँ पे, और जब वो एनर्जी आपकी रिलीज होगी जहाँ पे क्रैक्स होंगे तो वहाँ पे उसको चीज़ को या अर्थ को वो हिला देती है। Rocks along the fault tend to move the opposite direction and the overlaying strata press them. The friction locks them together। ठीक है, आपका इनके सहारे फ्रिक्शन होने लगता है या घूमने लगती हैं, ये जो सिस्टम है आपका, ठीक है, ये भी रिस्पॉन्सिबल है आपके अर्थक्वेक आने के लिए। उसके बाद है हाउ एवर द टेंडेंसी ऑफ मूवमेंट ओवरकम द फ्रिक्शन। टेंडेंसी ऑफ ओवरकम जो है, टेंडेंसी ऑफ मूवमेंट जो है वो ओवरकम कर जाती है, यानी बढ़ जाती है फ्रिक्शन से भी ज़्यादा। एज ए रिजल्ट ब्लॉक्स गेट डिफॉर्म्ड, और जो ब्लॉक्स होते हैं वो डिफॉर्म्ड होते हैं, मतलब डिफॉर्म्ड की जिस फॉर्म में वो हैं उसके अलावा अब उसकी फॉर्मेशन जो है वो चेंज होने लगती है। एज ए रिजल्ट दिस स्लाइड ओवर अनदर एज ए रिजल्ट एनर्जी रिलीज। ठीक है, जब वो आपकी जो प्लेट्स हैं वो मूवमेंट करती हुई एक दूसरे के ऊपर चलने लगती हैं या एक दूसरे के ऊपर मूव करती हैं, तो उस सिचुएशन में आपकी एनर्जी जो है वो क्या होती है, रिलीज होती है। एनर्जी वेव्स ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शन, ये इसकी खासियत है कि आपकी अर्थक्वेक के अंदर जो एनर्जी वेव्स हैं वो आपकी सभी डायरेक्शन के अंदर चलती हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से आपकी सब डायरेक्शन की तरफ आपका जो है एनर्जी वो रिलीज होने की कोशिश करती है। इसी वजह से किसी जगह पे आपका अर्थक्वेक जो है वो बहुत ज़्यादा महसूस होता है। एट द सेम टाइम अगर उससे डिस्टेंस थोड़ी सी ज़्यादा दूर है तो वहाँ पे आपका अर्थक्वेक जो है वो कम महसूस होता है। उसके बाद है आपका द पॉइंट वेयर एनर्जी रिलीज इज कॉल्ड फोकस हाइपो सेंटर। अबाउ द फोकस पॉइंट ऑन द सरफेस इट इज कॉल्ड एपिक सेंटर। देखो, अबाउ द सरफेस, या सीधा सा मैं सिंपल से आपको इस तरह से समझा दूं कि जिस पॉइंट से आपके एनर्जी रिलीज होना शुरू करती है अर्थ के इंटीरियर के अंदर, वो आपका होता है फोकस या एपिक सेंटर। ठीक है, सॉरी एपिक सेंटर नहीं, वो होता है आपका हाइपोसेंटर। ठीक है, या तो उसको फोकस बोलते हैं या उसको हाइपोसेंटर बोलते हैं। लेकिन जहाँ पे आपकी ये वेव सबसे पहले अर्थ सरफेस के ऊपर पहुँचती हैं उसको कहा जाता है आपका एपिक सेंटर। क्या कहा जाता है, एपिक सेंटर। इसकी जो डिस्टेंस है वो आपकी हाइपोसेंटर से सबसे कम होती है, या ये कहूँ मैं कि जो आपका हाइपोसेंटर है ये एपिक सेंटर एपिक सेंटर जो है ये आपके हाइपोसेंटर के सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है। ठीक है, उसके बाद है अर्थक्वेक वेव्स। देखो, ऑल अर्थक्वेक वेव्स टेक प्लेस इन द लिथोस्फीयर 200 किलोमीटर डेप्थ। जितनी भी आपकी ये वेव्स हैं ये सारी की सारी आपकी 200 किलोमीटर तक ही काम करती हैं, यानी आपकी जो क्या कहते हैं लिथोस्फीयर है उसके अंदर सबसे ज़्यादा इनके ऑब्जर्वेशन आप कर सकते हो। एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड्स द वेव्स अर्थक्वेक एंड सिस्मिक वेव्स। सिस्मोग्राफ जो है वो आगे चल के हम आपको दिखाएंगे क्या है। ठीक है, जो आपकी अर्थक्वेक वेव जो है ना या जो सिस्मिक वेव्स हैं उनको क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। ठीक है, मीनिंग ऑफ अर्थक्वेक सडन मूवमेंट ऑफ वेरिएशन, ये आपकी जो है ना शेकिंग ऑफ अर्थ, जिसमें मैं अर्थक्वेक की बात की थी वहाँ पे एक ऐसी डेफिनेशन के थ्रू आपको दिखा ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि आपका अर्थ जो क्या कहते हैं उसको अर्थक्वेक जो है वो क्या होता है। इसी के अंदर है आपकी पी एंड एस वेव्स आर कंबाइनली कॉल्ड एज बॉडी वेव्स। ध्यान रखना, पी और एस वेव दोनों को एज दे मूव इनसाइड द बॉडी ऑफ द अर्थ, वो अर्थ की इनसाइड बॉडी के अंदर ये दोनों वेव जो हैं ये चलती हैं बेटा, और इन दोनों वेव्स को कहा जाता है आपकी बॉडी वेव्स। क्या कहा जाता है, बॉडी वेव्स। एक बॉडी वेव्स होती है और दूसरी आपकी होती है सरफेस वेव्स। आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखिए ये आपकी ये आपकी अगर मैं बात करूं तो ये है आपकी पी वेव्स। ठीक है, जिसके अंदर आप क्या देख रहे हो कि जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है बेटा, कम है। ठीक है, यहाँ पे सॉरी फ्रीक्वेंसी जिसकी ज़्यादा है ये आपकी एस वेव्स है, और ये है आपकी एल वेव जिनको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपका है एपिक सेंटर, ये है आपका हाइपोसेंटर। देखिए ये जहाँ से ये अर्थक्वेक वेव चलनी स्टार्ट की, और जैसे यहाँ से ये अर्थ की सरफेस के ऊपर यहाँ पे ये पहुँची है, ये सबसे कम डिस्टेंस है, इसको कहा जाता है ऊपर वाले को आपका एपिक सेंटर। ठीक है, क्या कहा जाता है, एपिक सेंटर।
पी वेव्स इज द फास्टेस्ट वेव। देखिए यहाँ पे जो स्पीड है वो भी अलग अलग बताई गई है कि पी वेव जो है वो आपकी फास्टेस्ट वेव है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, और इनको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कहा जाता है। दीज वेव्स मूव फ्रॉम द फोर्थ एंड बैक। In the other word, P waves move parallel to the direction of wave. These waves can move in both side and liquid, both solid and liquid. ये solid और liquid दोनों के अंदर मूव कर सकती हैं आपकी P और S waves, ठीक है। S waves is slower than P, slower than P। यहाँ पे स्पीड जो है वो P की बजाय थोड़ी सी S waves की कम है। देखो आपकी जो वेवलेंथ जितनी कम होगी उतनी ही ज़्यादा स्पीड बढ़ जाएगी। अब आप देखोगे कि यहाँ पे जो पी की वेवलेंथ है वो थोड़ी सी क्या है, कम है, तो यहाँ पे आराम से इसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा है। उसके बाद इसकी जो वेव है वो थोड़ी सी और वेवलेंथ जो है वो बड़ी है, तो इसकी जो स्पीड है वो नीचे की तरफ आएगी। यहाँ पे आपकी जो वेवलेंथ है वो और ज़्यादा बड़ी है, तो इसकी स्पीड और भी ज़्यादा नीचे आएगी, ठीक है। इस तरह से आपकी देख सकते हो कि आपकी ये मूव करती है। उसके बाद फोकस इज नॉट पॉइंट इनसाइड द अर्थ सरफेस फ्रॉम वेयर एन अर्थक्वेक स्टार्ट्स, इट इज ऑलवेज अ हिडन इनसाइड द अर्थ। फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक वे इज फाउंड एट द डेप्थ ऑफ 100 to 200 किलोमीटर। ये रहा, ठीक है। अगर एल वेव हमने छोड़ दी थी ऊपर, इसके कहा जाता है एल वेव इज द स्लोएस्ट वेव, इट मूव्स ऑन द अर्थ सरफेस, इट कॉज मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन ऑन द अर्थ सरफेस। ये लॉन्गिट्यूडनल एल जो वेव्स होती हैं ये सबसे इनकी स्पीड कम होती है, और यही वजह है ये सरफेस पे चलने की वजह से कि ये सबसे ज़्यादा आपका नुकसान करती है, ठीक है। उसके अलावा ये सारी के सारे जो आपके पॉइंट्स दे रखे हैं नीचे, अगर आप देखोगे ये नीचे से लेके ऊपर तक, ठीक है, तो आप देखोगे कि इसके अंदर आपके सारे के सारे पॉइंट्स दिखा रखे हैं किस चीज़ के, अर्थक्वेक से रिलेटेड, पी और एस वेव से रिलेटेड कौन कौन सी वेव आपकी बॉडी वेव्स कहलाती हैं, ठीक है, और कौन कौन से आपका कौन से स्फीयर के अंदर ये काम करते हैं, ठीक है। तो अब अर्थ के इंटीरियर की हम बात करें तो एक फिगर तो आपको बाद में दिखाया जाएगा, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं सिस्मोग्राफ से अगला जो पॉइंट है रिक्टर स्केल, उससे अगला देखो, क्रस्ट एंड अपर पार्ट ऑफ द मेंटल इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। क्रस्ट को और अपर पार्ट जो है वो किसका है, आपका मेंटल का है, उसको कहा जाता है आपका लिथोस्फीयर। द ओपनिंग थ्रो विद मैग्मा कम्स आउट फ्रॉम ए वॉल्केनिक इज कॉल्ड एन माउथ और क्रेटर, ठीक है। जिस मुंह से या अर्थ सरफेस के ऊपर जिस माउथ से आपका जो वॉल्केनो बाहर निकल के आता है उसको कहा जाता है आपका क्रेटर या माउथ। मिड ओशियनिक रिज, व्हेन ए क्रेटर इज कोलैप्स ड्यू टू द वायलेंट एक्सप्लोजन इज कॉल्ड कॉल्डेरा। जो आपका क्रेटर है यही कॉल्डेरा के अंदर कन्वर्ट होता है अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वहाँ पे किसी तरह से कोई होता है तो, ठीक है, एक्सप्लोजन होता है तो। उसके बाद है मिड अटलांटिक ओशन रीज, व्हेन द प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर एंड द वाटर ऑफ द oceanic ridge and magma rise up it from a long hill like landforms called as mid-oceanic ridge. Mid-oceanic ridge of Atlantic Ocean is the best example, ठीक है। ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जहाँ पे वोल्केनो आपका बाहर आता है और किस तरह से रिज आपकी क्रिएट होती है। उसके बाद है मर्कली स्केल्स। It was developed by the Italian seismographs. It measures the destruction caused by earthquake. It range from 1 to 12, ठीक है। ये एक मेजरमेंट देता है स्केल के ऊपर, और यहाँ के इस स्केल के ऊपर जो मर्कली ने बनाया था, मर्कली ने, इसके अंदर जितनी वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी उतना ही आपका वोल्केनो जो है वो खतरनाक होता जाएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट की वैल्यू के ऊपर आपकी जो एनर्जी है वो अगले 10 टाइम्स बढ़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद है आपका इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के इफेक्ट क्या क्या है, ग्राउंड शेकिंग, धरती हिलती है, ये ग्राउंड आपका हिलता है। डिस्ट्रक्शन, हाउसेज एंड बिल्डिंग्स ये गिरते हैं, ठीक है। लैंड स्लाइड्स एंड सुनामी, समुद्र के अंदर सुनामी आ जाती है और यहाँ पे आपका क्या कहते हैं, लैंड स्लाइड होने लगता है। सॉलिड इज लिक्विफेक्शन, सॉलिड सॉयल बिकम्स लिक्विड। सॉलिड जो सॉइल है वो बिकम्स लिक्विड, वो बन जाती है लिक्विड, क्यों, क्योंकि वो ऊपर से लैंडस्लाइड करके नीचे पानी के अंदर कहीं मिल जाती है
तो अर्थ जो आपका इंटीरियर है वो हिलने लगता है पूरा, उसकी वजह से ऐसा होता है। उसके बाद है डैमेज ऑफ डैम्स एंड रिजर्वायर्स। जितने बड़े बड़े डैम्स बने होते हैं, जब अर्थ की अपने पूरे शबाब पे होता है या पूरी पावर के अंदर होता है, तो ये सारे के सारे हिल जाते हैं, सारे के सारे टूट जाते हैं। उसके बाद है डैमेज टू डैम्स एंड रिजर्वायर्स, फायर एक्सीडेंट्स। कुछ ऐसी भी जगह हैं जहाँ पे इसकी वजह से आपका क्या होने लगता है, एक्सीडेंट होने लगता है। डिस्ट्रक्शन एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन लाइंस। आपके अर्थक्वेक आएगा तो खंभे भी गिरेंगे, बिजलियाँ भी टूटेंगी और सारी इस तरह की चीज़ें होने लगेंगी, जिससे आपका ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो ख़राब हो जाएगा। उसके बाद है शेडो जोन एंड देयर फॉर्मेशन। देखो शेडो जोन क्या होता है, शेडो का मतलब होता है छाया, और यहाँ पे बात की जा रही है सिस्मिक वेव्स की, यानी PSL जो वेव्स हैं उनके बारे में बात की जाती है कि उनके लिए शेडो जोन क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ बेटा, जहाँ जहाँ पे आपकी जो वेव्स नहीं पहुँचती उसको कहा जाता है शेडो जोन, ठीक है। और यहाँ पे PS और L तीनों जो वेव्स हैं उन सब के लिए अलग अलग क्या है, शेडो जोन है, ठीक है। एक का कहीं तक है, दूसरे का कहीं तक है और तीसरे का कहीं तक है। तो जो नेक्स्ट आपकी वीडियो होगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि शेडो जोन एंड देयर फॉर्मेशन, कि शेडो जोन क्या होता है, उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, P वेव्स के लिए शेडो जोन क्या है, L वेव्स के लिए शेडो जोन क्या है, और S वेव्स के लिए शेडो जोन क्या है। ये हम इससे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच।